नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव पर सांसद ढुल्लू महतो हुए सख्त। दौरा कर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठहराया जिम्मेवार। खनिज संपदा की हो रही चोरी पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। एक्स पर किया वीडियो पोस्ट। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग, अब तक 25 लोगों की दर्दनाक मौत, घायलों का इलाज जारी। हजारीबाग के आलू की देश भर में बड़ी डिमांड, बढ़ती मांग से किसान 100 करोड़ से ज्यादा कमाई को तैयार। एक महीने में 2 बार चोरी का प्रयास, दुर्गापुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे बड़े सवाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद जिले की करेंगे, जहां सांसद ढुल्लू महतो ने केंदुआडीह थाना क्षेत्र में हुए गैस रिसाव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दर्दनाक घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को गैस रिसाव स्थल की तत्काल मिट्टी भराई कर स्थिति नियंत्रण करने का निर्देश दिया। इस दौरान सांसद महतो ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के साथ मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने पर जोर देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीसीसीएल को लेनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि गैस रिसाव की यह घटना बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ कोयला निकालने पर ध्यान दिया है, लेकिन गैस नियंत्रण के प्रबंध की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। पहले आप सुनिए सांसद ढुल्लू महतो ने क्या कुछ कहा है। कहीं न कहीं पूरी जिम्मेदारी के साथ बीसीसीएल को लेना चाहिए। बीसीसीएल के लापरवाही के कारण ये गैस का रिसाव हुआ है। जैसे तैसे कानून को ताक में रखते हुए वो लोग काम कर रहा है। सिर्फ कोयला निकालना है, माफिया लोग को कोयला चोरी करना है। जब हमने लगातार वैसे गलत करवाने वाले के खिलाफ लगातार शुरू से ही हम आवाज उठाए हैं, उसके बाद जो चोर लोग हैं वही लोग हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। खैर, उसका चिंता हम नहीं करते हैं। जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है उस पर आरोप प्रत्यारोप होता ही रहता है, मगर जो लोग लगातार इस तरह का एक भी स्टेटमेंट माफिया लोग को नहीं आया होगा कि गरीब को कैसे भला हो, इसका कैसे गैस का बंद कैसे हो, उसका कोई चिंता नहीं है उसको। इसलिए मैं लगातार बात जिला प्रशासन से और बीसीसीएल के अधिकारी से बात कर रहे हैं। सीएमआरआई के लोग आए हुए थे, इसकी जांच हो रही है। बहुत जल्द इसको हम लोग समाधान इसका निकालने का काम करेंगे। आउटसोर्सिंग लिया गया, वो लोग कोई नियम कानून को ताक में रख के कोयला का काम किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है। उसका सुरक्षा व्यवस्था क्या चाहिए, उसका सुरक्षा के लिए क्या हमें आगे करना है, उसका नियम उसके पास नहीं है। सारा नियम को ताक में रखकर वो काम कर रहा है। उसका परिणाम है कि यहाँ पे गैस का जो निकलना प्रारंभ हुआ है, इसका सरासर दोषी बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग प्रबंधन, और इस पर कार्रवाई अगर नहीं करता है तो जिला प्रशासन भी दोषी हो। साफ तौर पर आप सांसद ढुल्लू महतो को सुन पा रहे थे। उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर बीसीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि बीसीसीएल को इसकी निगरानी रखनी चाहिए थी, क्योंकि गैस रिसाव से तमाम ऐसे परिवार हैं जो लगातार उससे पीड़ित हो रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से भी स्पष्ट तौर पर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल हमारे साथ घटनास्थल से वहां के स्थानीय जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि अभी की वहां पर क्या कुछ स्थिति है। तो सबसे पहले तो आपका मिरर मीडिया में स्वागत है और आप ये बताएं कि अभी गैस रिसाव की क्या कुछ स्थिति है। जी नमस्कार सर। अभी तो गैस रिसाव की, जहाँ पे गैस रिसाव हो रहा था वहाँ पे मिट्टी वगैरह भरा गया है और रिसाव तो नहीं हो रही है, लेकिन जो घरों में गैस का प्रभाव देखा जा रहा था वो कंटिन्यू चालू है। थोड़ा सा उसका लेवल कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी घरों में गैस है।
तौर पर आप हमें एक बात बताएं कि ये जो घटनाक्रम है एक के बाद एक लगातार ये जो गैस रिसाव का जो सिलसिला है ये बढ़ते चला गया, तो ये समस्या आप लोगों को कब से ज्यादा हो रही है और अभी तक कौन कौन वहां पर दौरा कर चुके हैं? जी सर, ये लगभग इस गैस रिसाव का हम लोग का अनुमान 1 तारीख से लगा था और लगभग 3 तारीख से बहुत ज्यादा लोग इससे इफेक्टेड होने लगे। 2 तारीख को हमारे मोहल्ले के लगभग एक फैमिली के 7 लोग अचानक से बेहोश हो गए। उनको सुबह रात में सोए और सुबह वो बेहोश थे तो उनको उठा के लेके गए और 2-3 तारीख को शाम में ही एक का डेथ हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग और यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के जीएम साहब लोग से एक मीटिंग की, यहाँ पे राहत कैंप की बात किए, मेडिकल सुविधा की बात किए, एम्बुलेंस की बात किए। और उस दरमियान एम्बुलेंस तो आई थी सर, लेकिन एम्बुलेंस में गैस ना होने के कारण 4 तारीख के सुबह में भी एक का डेथ हो गया, क्योंकि वो सोए थे। सुबह में उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी सांस बहुत कम चल रही थी। हम लोग जल्दी जल्दी उसे उठा के एम्बुलेंस में रखे और हॉस्पिटल ले जाते के दरमियान एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी सर, इसकी वजह से वो हॉस्पिटल ले आते ही अपना दम तोड़ दी। एक बात आप हमें बताएं, चूंकि वो जो इलाका है वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है, तो फिलहाल वहां पर कितने परिवार रह रहे हैं और अभी क्या चीज की आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर यहाँ पे इलाका तो बहुत बड़ा है सर, लगभग 250 से 300 घर इस गैस रिसाव के अथी में है और लगभग 300 घर इफेक्टेड है सर इस गैस रिसाव से। और अभी तो व्यवस्था हम लोग ने मांग की थी, जिसमें हमारे डीएम साहब आए थे, एसपी साहब, एसएसपी साहब और तमाम उच्च अधिकारी बीसीसीएल के भी आए थे और उन्होंने हम लोग ने मांग किया था, तो राहत कैंप भी लगाया गया है और यहाँ से पुण्य आवास की उन्होंने बात की थी। लेकिन हम लोग का बेसिक सर ये मुद्दा है कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं सर, हम लोग का पुरखों से यहाँ से रह रहे हैं सर, हम लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे। पहले तो ये गैस रिसाव जहाँ से हो रहा है इसे ये बंद किया जाए और हम लोग को बेहतर सुविधा के साथ में यहाँ से हटाया जाए, नहीं कि एक क्वार्टर, एक फैमिली में 10 लोग हैं सर, उसको एक क्वार्टर दिया जा रहा है, वैसे में वहाँ कैसे आदमी सर्व कर सकता है। लेकिन एक और जानकारी आपसे चाहिए, चूंकि आप बोल रहे हैं कि ये जो गैस रिसाव की जो घटना है ये 1 तारीख से अधिक मात्रा में हो रही है और कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है और कई लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल बताइए, आप बोल रहे हैं कि लगातार अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, बीसीसीएल कर्मी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, इसके अलावा सांसद खुद वहां निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसे लेकर उन्होंने साफ तौर पर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या लगता है उनके इस बयान का असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या वहां राहत कार्य शुरू किया गया है सांसद के पहुंचने के बाद? जी, राहत कार्य तो शुरू किया है सर, लेकिन जो बेटर जो सुविधा था सर वो अभी तक कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग का मांग था सर, यहाँ पे पहले 3-4 कोलवरी थी जहाँ पे गैस पंखा लगा हुआ था जिससे जमीन की गैस निकलती थी। हम लोग आज लगभग 3 तारीख से उसका मांग कर रहे हैं कि वो फैन को चालू किया जाए जिससे गैस का रिसाव यहाँ से निकले, लेकिन अभी तक वो मांग हम लोग की पूरी नहीं हुई है सर। अगर हम बात करें तो अभी जो इफेक्टेड लोग हैं वो कहाँ हैं? क्या वो अभी भी उनका इलाज जारी है और कितने लोग अभी हैं जो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 30 लोगों यहाँ से तो एडमिट किए थे सर हम लोग, जिसमें से लगभग 8-10 को रिलीज करके हम लोग लेके आए हैं। अभी भी लगभग 20 लोग हैं और कुछ लोगों का तबीयत खराब हो रहा है तो डॉक्टर यहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ उनको चेकअप करके इंजेक्शन दवा वगैरह दे के, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा दे के उनको वहाँ से रिलीज किया जा रहा है। लेकिन इफेक्ट है सर, यहाँ पे अभी भी इफेक्ट है, अभी भी यहाँ पे लोग कंटिन्यू रह नहीं पा रहे हैं। अगर रह रहे हैं तो उनको सांस का प्रॉब्लम हो जा रहा है, नाक पूरा जाम हो जा रहा है, इसीलिए 90% लोग यहाँ से चले गए हैं। सिर्फ जो भी है यहाँ पे हर घर में 1 जन 2 जन इस तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपनी घरों की हिफाजत के लिए सर। अगर
हम बात करें तो क्या ये घटना पहली बार हुई है या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है? जी, ये केंदुआ इलाके में तो सर ये पहली घटना है, जिसे हम लोग अभी तक तो समझ में नहीं पाए थे सर कि अभी तक ये जिंदगी ने क्या क्या देख लिया, कोरोना देख लिया, उससे कोरोना से ज्यादा इफेक्ट हम लोग को ये घटना कर दिया सर। साफ तौर पर ये क्षेत्र में काफी डर का माहौल है। ऐसे में अब क्या लगता है आपको, जिला प्रशासन से आपकी क्या कुछ मांग रहेगी? जी, जिला प्रशासन से हम लोग की मांग सर ये है कि फिलहाल जो ये गैस रिसाव हो रहा है उसे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हाई अलर्ट टीम लगा के इसको कहीं इसका निकासी किया जाए सर। और हम लोग को थोड़ा सा जो यहाँ पे सबसे पहले तो डर का माहौल बहुत ज्यादा बन गया है सर। और कल भी मैं डीएम साहब से बात किया हूँ कि बार बार यहाँ मैच से अलॉट किया जा रहा था, तो मैंने कहा कि सर अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत है, लेकिन ये अलॉटमेंट की वजह से लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो पैनिक ना करें और जितना हो सके जो स्वास्थ्य के हिसाब से जो इसमें काम हो सके सर, वो आप पहले काम कीजिए सर। जी बिल्कुल, तो मिरर मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप स्थानीयों को सुन पा रहे थे और उनकी यही मांग है कि जो समाधान है उसे तुरंत निकाला जाए। उन्होंने कहा कि लगातार जो अधिकारी है उनके दौरे किए जा रहे हैं, सांसद से लेके जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, इसके अलावा बीसीसीएल के भी अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें उम्मीद वो लोग जता रहे हैं कि शायद कोई समाधान निकले और इस गैस रिसाव से उन्हें राहत मिल सके। साफ तौर पर आपने सुना कि ऐसा माहौल हो चुका है कि लोग कोरोना वाले जो दौर था उससे भी ज़्यादा डरे हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिंदगी ने उन्हें सब कुछ दिखा दिया। कोरोना काल के बाद यह भीषण त्रासदी जो केंदुआ क्षेत्र में देखने को मिल रही है उसे डर का माहौल है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि सांसद के दौरे के बाद वहां पर क्या कुछ एक्शन होता है और जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और बीसीसीएल इन क्षेत्रों में क्या कुछ उपाय करती है। ये तो अब आने वाला समय ही साफ तौर पर बताएगा। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन अब हम इसके बाद रुख करेंगे रांची का, जहां राज्य भर में हो रही खनिज संसाधनों की तस्करी को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर हमलावर तेवर तेज कर दिए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर कार्रवाई सवाल उठाते हुए बड़े सवाल कर रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया। मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि रांची गुमला मुख्य मार्ग पर बिना नंबर प्लेट के बालू लदे हाईवा ट्रक खुलेआम चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की पीसीआर गाड़ी बीच सड़क पर इन ट्रकों से वसूली करती दिख रही और पैसा लेने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का अनुमति दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गरीब किसान या आदिवासी जरूरत के लिए एक ट्रैक्टर बालू ले जाए तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई में जुट जाता है, लेकिन प्रतिदिन हजारों ट्रकों से होने वाले अवैध बालू तस्करी को संरक्षण दिया जा रहा है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार ने थानों को वसूली का टारगेट तय कर रखा है। उनके अनुसार पुलिस अधिकारी माफियाओं से वसूली करते हैं और माफिया गरीब जनता को लूटने का काम करते हैं। यह अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है जो भावनात्मक मुद्दों पर आदिवासियों को भ्रमित कर राज्य को खोखला कर रही है। भाजपा नेता ने केंद्र की जांच एजेंसियों से भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ईडी कार्रवाई नहीं करती तो धन पिपासु सरकार झारखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि खनिज तस्करी और सरकारी संरक्षण के खिलाफ उसका संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। बाबूलाल का यह संदेश कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में एक नया माहौल पैदा कर दिया है और चर्चा का विषय हो गया, तेज हो गया है कि क्या झारखंड में इसी तरह खनिज संसाधनों की तस्करी जारी रहेगी या सरकार इस पर कुछ अहम कदम उठाती है। अब आने वाले समय में अब देखना होगा कि किस कदर राजनीतिक मोड़ लेता है और क्या कुछ सरकार की ओर से एक्शन लिए जाते हैं। ये तो बात रही राजधानी रांची की। अब राजधानी रांची के बाद हम रुख करेंगे गोवा का, जहां उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित लोकप्रिय नाइट क्लब ब्रज बॉय रोमियो लेन में शनिवार देर रात भीषण हादसा सामने आया है। देर रात करीब सिलेंडर फटने के बाद लगी आग ने देखते ही देखते पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों में 14 स्टाफ मेंबर, 4 टूरिस्ट जबकि 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और सबसे अधिक जाने क्लब की रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों की गई है। मुख्यमंत्री ने शुरुआती जांच के आधार पर संकेत दिया है कि नाइट क्लब ने अग्नि सुरक्षा मानकों का ठीक से पालन नहीं किया था, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमें घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। धधकती आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। हादसे ऐसे समय में हुआ जब गोवा में पर्यटकों का सीजन अपने चरम पर है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्लब प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। इसके बाद हजारीबाग से अगली खबर आई है, जहां इचाक प्रखंड आलू उत्पाद के लिए पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ की मिट्टी और मौसम आलू का ऐसा स्वाद देते हैं कि इसे मिनी कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल इचाक से लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन किसान अब भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों के अनुसार इचाक प्रखंड के कई गांव ऐसे हैं जो इस बार लगभग 5000 एकड़ भूमि में आलू की खेती की है। यहाँ के किसान कम जमीन पर भी ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद खेत आलू की फसल से भरे पड़े हैं। किसान सुबह से ही देर शाम तक खेतों से आलू निकालकर बोरे में भरने में जुटे हुए हैं। गांव में लगातार वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, क्योंकि खरीदार फसल उठाने के लिए पहुंच रहे। इचाक का आलू स्वाद, आकार और टिकाऊपन की वजह से देश भर में पसंद किया जाता है। यही कारण है कि इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और व्यापारी यहाँ के आलू को प्राथमिक देते हैं। तो आप भी सुनिए किसानों का क्या कुछ कहना है। जाता है बिहार, बंगाल, हर जगह जाता है आलू। तो बिहार, बंगाल, बनारस पूरा बिहार में जाता है, पूरा बंगाल में जाता है और झारखंड में भी इसका जहाँ जहाँ लोग उत्पादन नहीं करते वहाँ जाता है। और यहाँ जो धनिया होता है वो पूरा इंडिया में, यहाँ का धनिया पूरा इंडिया में जाता है गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में। कितना खेती होता है आलू, व्यापार कितना का होता है यहाँ पर? व्यापार तो लगभग यहाँ पे करोड़ों में होता है सर, आलू का केवल और धनिया का एक सीजन में। जाता है न जाता से बात नहीं। और इधर जितना है बोकारो वोकारो हर जगह जाता है आलू। क्या है, कहाँ जाता है? तो आलू यहाँ का आलू जो है ना बहुत तो खाने में टेस्ट लगता है, इसलिए जाता है। साइज भी बहुत अच्छा मिलता है, बेचने वाला को, मंडी वाला को भी बेचने में अच्छा रहता है। कितना दिन में तैयार हो जाता है? ये हमारे यहाँ आलू जो सो 70-75 दिन में हो जाता है। बारिश से कितना प्रभाव पड़ा है? कुछ तो प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा ऐसे बात नहीं। कुछ किसान लोग को क्षति हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ मैंने 25% समझिए कि। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गापुर के MAMC क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हुए। पिछले 1 महीने के भीतर मंदिर में चोरी के प्रयास की यह दूसरी घटना सामने आई है, जिससे मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है। शनिवार को देर रात अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के 5 ताले तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि कैश बॉक्स तक पहुंचने के बावजूद वह कोई सामान चुराने में सफल नहीं हो सके। इससे पहले इसी महीने की 2 तारीख को इसी तरह मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने कैश बॉक्स खोलने का प्रयास किया था, लेकिन तब भी चोरी नहीं हो सकी थी। स्थानीय लोगों ने भी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठाते हुए रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। চেষ্টা করেছি কিন্তু করতে পারিনি। আর আমাদের ওই বাৎসরিক পুজোর সময় প্রসাদ দেওয়ার যে একটা জানলা আছে, ওই জানলায় তালা ছিল আমাদের, ওই তালা ভেঙে ওই দিক দিয়ে ঢুকেছে। গতকাল রাতেও কি এরকম ঘটনা ঘটেছে? গতকাল রাতে যে ঘটনাটা ঘটেছে আমার মনে হয় তালাগুলো ভেঙেছে, তালাগুলো ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। এবারে যেহেতু মায়ের মন্দিরে ইন্টারলক করা হয়ে গেছিলো, 3 তারিখে আমরা ইন্টারলক আর যেগুলো জানলাগুলো ছিল সেগুলো সব আমরা ওয়েল্ডিং করে সিল করে দিয়েছিলাম। তো তালাটা ভেঙেছে, কিন্তু ইন্টারলক থাকার জন্য দরজাটা খুলতে পারেনি। আবার বেরিয়েছে বাইরের দিকে, আমাদের পেছন দিকে একটা দরজা আছে, সেখানে তালা দেওয়া থাকে, সেই তালাটা ভেঙে তারা বেরিয়ে গেছে। কিছু নিয়ে যেতে পেরেছে কি? না, কিছু নিয়ে যায়নি। তখন দেখি টোটাল মন্দিরের যত তালা ছিল সব ভেঙে দিয়েছে।
ভেঙে দেওয়ার পর শিব মন্দিরের যে প্রণামী বাক্স ছিল সেটাকে দূরে টেনে নিয়ে গেছে, ভাঙার চেষ্টা করেছে কিন্তু ভাঙতে পারেনি। তারা পিছন দিকে যে আমাদের গেট আছে সেই তালাও ভেঙেছে, ভেঙে পিছন দিকের পাঁচিলের ভেতরে সমস্ত তালাকে ভেঙে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। কিছু নিয়ে যেতে পেরেছে? কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু আমরা চাইছি যে বারংবার আমাদের মন্দিরের উপর এরকম কেন আসছে। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।